हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं बीएससी पेपर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और मेजर पेपर का आज एक एग्ज़ाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका कंटेंट बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज हम लोग दे रहे हैं, अभी आपको 3 घंटे 4 घंटे के अंदर पूरा कंटेंट देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन, ये 2022-26 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट करने का चांस ज़्यादा है। 22-26 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि जस्ट 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट करने का चांस बहुत ज्यादा। और एक पूरा सेट है 22-26 का PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाता है यूट्यूब पे, लेकिन उस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी बाइलिंगुअल और बेहतरीन तरीके से नहीं मिलता है। बहुत जगह पे नोट्स मिलता है तो थोड़ा सा अजीब टाइप का। यहाँ आपको जो नोट्स मिलेगा वो टू दी पॉइंट और एग्जैक्ट चीज इसमें रहेगा। तो चलिए आज ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, और आज इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। एक सेट पूरा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा गया था 22-26 में विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर, वो था व्हाट इज बिजनेस फिलोसफी। बिजनेस फिलोसफी क्या है? फिलोसफी का मतलब क्या होता है? वैल्यूज। फिलोसफी का मतलब देखिए, ये 4 चीज होता है। बिलीव, विश्वास, लोग कैसे बिजनेस के बारे में बिलीव करते हैं। बिजनेस के बारे में बिलीव कैसा है, वैल्यूज कैसे, प्रिंसिपल्स कैसे, गोल कैसे, ये है बिजनेस का। तो बोलता है बिजनेस फिलोसफी से तात्पर्य उन विश्वासों से है, उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से है और उन लक्ष्यों से है जिसके आधार पर कोई व्यवसाय चलता है। और अगर हमारा अपना ट्यूशन चल रहा है तो हमारे कुछ अपने वैल्यूज है, हमारा कुछ अपना क्या है, विश्वास है, हमारा कुछ अपना वैल्यू है, हमारा कुछ अपना प्रिंसिपल है, उसके आधार पर हम अपने ट्यूशन बिजनेस को चलाते हैं। तो हर बिजनेस को चलाने के लिए जो वैल्यूज है, जो बिलीव है, जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो गोल्स है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस फिलोसफी। हर बिजनेस का अपना अपना होता है। कोई बिजनेस बोलता है हम गलत करेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। और कोई बिजनेस गलत करता है। तो भाई आपके जो वैल्यूज हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, यानी आपके जो विश्वास हैं, किस आधार पर आप बिजनेस चला रहे हैं। तो जो विश्वास, जो मूल्य, जो सिद्धांत या जो लक्ष्य किसी बिजनेस का होता है, जिसके आधार पर बिजनेस चलता है, उसी को बिजनेस फिलोसफी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस फिलोसफी मतलब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप। आज इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? तो सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कार्यक्रम चला रही है। देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट की है इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए। स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट की है 2016 में। ये भी वो इस ये देखिए, ये नए नए स्टार्टअप, नए नए इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए, उसको फंडिंग देने के लिए। स्टैंड अप इंडिया जो 2016 में आया था, वो ST SC के स्टूडेंट को मिलेगा या महिला उद्यमी को मिलेगा। यानी जो कैंडिडेट ST SC होगा या महिला उद्यमी होगा, उसको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक बैंक लोन उपलब्ध है। उसको बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया, खड़ा हो भाई। तो जो तबका दबा हुआ उसको खड़ा करने के लिए सरकार की ये योजना स्टैंड अप इंडिया जो 2016 में आई है। मेक इन इंडिया 2014 में आई है, जो प्रमोट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, या डोमेस्टिक सेक्टर में भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2016 में आया। डिजिटल इंडिया 2015 में आया, ताकि टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लोग डेवलप हो पाए। और उसी का असर है कि हम आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, कि यहाँ रह के अब डिजिटल पैनल के माध्यम से हम कितने लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया 2015 का प्रोग्राम, अगर डिजिटल इंडिया उस समय नहीं आया होता तो शायद ये संभव नहीं होता। MSME, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है नियम बनाए, जिससे आसान हो सके छोटे और मध्यम तरह के उद्योगों को ऋण लेना, लोन लेना। उसको बोलते हैं MSME। स्किल इंडिया मिशन 2015 में आया, ताकि बच्चों के अंदर स्किल डाल के, जिसको PMKVY बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, बच्चों जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, उनके अंदर स्किल डाल के, हुनर डाल के उनको रोजगार दिया जाए, रोजगार के साधन क्रिएट किए जाए। और मुद्रा योजना 2015 में आया था, ताकि छोटे व्यवसायी को बिना गारंटी का आराम से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सके। तो इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, ताकि देश ग्रो कर सके, देश आगे बढ़ सके। चलिए थर्ड में बोला प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड ऐसे इक्विटी फंड होते हैं जहां से कुछ गिने चुने अमीरों से पैसा लेना होता है। ठीक है, दो तरह से कंपनी पैसा जुटा सकती है। इक्विटी शेयर उसको दो तरह से बेच सकते हैं। एक पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता को बेच दे, तो जनता में भैया 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट होगा, क्योंकि गरीब आदमी कम देगा, 100 रुपया, 200 रुपया, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000 करके मेरे पास पूंजी आता है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देके पूंजी लाते हैं। पहला तरीका ये है, इसको बोलते हैं पब्लिक इक्विटी। और प्राइवेट इक्विटी का मतलब है कि हम ऐसे खुचरा खुचरा पैसा नहीं लाएंगे, हम एक जगह से पैसा लाएंगे और अच्छा पैसा लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अमीर आदमी है उसको पकड़ेंगे, उसको समझाएंगे, अगर उसको विश्वास हो गया मेरी कंपनी पर, वो मेरी कंपनी के परफॉर्मेंस से खुश है, तो एक बार में दे दिया 10 करोड़ रुपया, कोई एक बार में 15 करोड़ दे दिया। तो हम गिने चुने लोगों से, कुछ गिने चुने लोगों से ही पैसा लाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। और जनता को पैसा जारी कर देते हैं, जनता को शेयर बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इक्विटी। तो ज़्यादातर कंपनियां पब्लिक इक्विटी लाती है।
लेकिन जो कंपनी का मार्केट बहुत अच्छा रहता है वो प्राइवेट इक्विटी लाता है। महेंद्र सिंह धोनी से उठा लिया, विराट कोहली से उठा लिया, सचिन तेंदुलकर से, सलमान खान से ले लिया, अमिताभ बच्चन से ले लिया, कुछ गिने चुने लोगों से अगर पैसा उठाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी फंड एक ऐसा निवेश फंड है जो निवेशक अमीर व्यक्तियों या वित्तीय संस्थान या पेंशन फंड से पैसा इकट्ठा करते, जनता से नहीं, कुछ अमीर लोगों से, यानी कुछ गिने चुने लोगों से अगर आप पैसा लाते हो तो इसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। और जनता से पैसा लाते हो, सब कोई भी खरीद सकता है। बताइए, प्राइवेट इक्विटी में आम आदमी नहीं खरीद सकता, नहीं तो वही सेलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि बोलता है एक शेयर के लिए 10 करोड़ देना पड़ेगा, तो कहां से देगा आम आदमी, इसलिए प्राइवेट इक्विटी बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक लिखित प्रलेख है। व्यवसायिक प्लान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बिजनेस चलाने से, स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक है, और पूरे के पूरे सिस्टम्स लिखे होते हैं कि कैसे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसका कोरम क्या होगा, कैसे लाइसेंस लेंगे, कहाँ से माल खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, पूरा प्लान जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट को बिजनेस प्लान बोलते हैं। बिजनेस प्लान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें व्यवसाय के चलाने से संबंधित सारी बातें लिखी होती है। बिजनेस प्लान के अंदर की एलिमेंट क्या है, तो देखिए इसमें बिजनेस आइडिया और बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट कौन सा बेचेंगे या सर्विसेज कौन सा देंगे उसके बारे में जानकारी होता है। बिजनेस प्लान में मार्केट एनालिसिस होता है कि हमने बाजार को कैसे एनालाइज किया, कैसे विश्लेषण उसका किया है। टारगेट मेरा कस्टमर कौन है ये भी लिखा रहता है कि मेरा टारगेटेड कस्टमर कौन है। कॉम्पिटिटर कौन है वो भी लिखा होता है। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी कैसे करेंगे वो भी लिखा रहता है। फाइनेंशियल प्लान और फंडिंग, पैसा कहाँ से आएगा उस वो भी लिखा रहता है। मैनेजमेंट टीम कैसी होगी वो भी लिखा रहता है, और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए क्या प्लान है वो सब लिखा रहता है बिजनेस प्लान के अंदर। बिजनेस प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, व्यापक प्लान है, जिसके अंदर हम बिजनेस चलाने के सारी शर्तों को उसके अंदर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर, ओरिएंटेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का बिहेवियर बताइए, तो व्यवहार क्या है बिजनेस प्लान का, सिग्निफिकेंस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, यानी बिजनेस प्लान की क्या आवश्यकता है, क्या उसका व्यवहार है और क्या उसका महत्व है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बोला है बिजनेस प्लान का, सबसे पहले पढ़ेंगे बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कैसे उसको लगाएंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो बिजनेस प्लान एक एक्ट काम करता है, यानी रोड मैप का काम करता है। अगर प्लान बना के दे दीजिएगा तो सारे बिजनेस उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो बिजनेस प्लान एक रोड मैप है जो लोगों को मार्गदर्शन देता है, लोगों को गाइड करता है। बिजनेस प्लान गाइड करने का काम करता है। दूसरा, प्रोवाइड क्लैरिटी इन डिसीजंस, जो भी निर्णय होंगे उसमें एकदम स्पष्टता होगी, क्योंकि अपने को प्लान पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाले हैं। रिड्यूस बिजनेस रिस्क, जोखिम कम होगा। अगर बिजनेस प्लान लेके चलेंगे तो फिर रिस्क कम होगा, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो रिस्क एकदम मिनिमम होगा। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन एक्शन, जब प्लान हमको पता है तो हमारा जो हर दिन काम है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। हमको पता है कि आगे क्या करना है, पता आ गया क्या करना है, तो जब आपको पता रहता है तो आप आसानी से काम कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। ओरिएंटेशन कैसे कैसे उसको लागू करेंगे, ओरिएंटेशन मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल इंट्रोड्यूस करने का तरीका ये है, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होता है। हमारा जो भी बिजनेस प्लान होना चाहिए गोल ओरिएंटेड, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, लक्ष्य है, उसके आधार पर होना चाहिए, लक्ष्य आधारित होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर को ध्यान में रख के बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। तीसरा, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, मार्केट को ध्यान में रख के बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉफिट को भी ध्यान में रख के बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। और ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, हमको बिजनेस प्लान इसलिए भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। यानी 5 चीज को ध्यान रखना होगा, गोल, कस्टमर, मार्केट, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये पांचों को ध्यान में रख के आपका बिजनेस प्लान बनना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस प्लान का, तो भाई बिजनेस प्लान हेल्प करता है, गाइड करता है एक व्यक्ति को अपने बिजनेस को चलाने में। देखिए लिखा है, हेल्प्स इन गेटिंग फाइनेंसिंग। अगर प्लान आपके पास नहीं रहेगा तो फाइनेंसर से, जो पैसा देने वाला है, उससे आप पैसा लाओगे कैसे। तो बैंक से अगर पैसा उठाना है, आपको जनता से पैसा उठाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाना है, तो उसके लिए प्लान चाहिए। प्लान आप जाके दीजिए, प्लान उसको समझ में आएगा, पैसा लगाने के लिए तैयार होगा। दूसरा, रिड्यूस बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आप बिजनेस प्लान बना के जाते हैं तो बिजनेस का रिस्क और अनिश्चितता कम हो जाती है। बिजनेस का रिस्क और अनिश्चितता क्या होगी, कम हो जाएगी। गाइड्स डे टू डे ऑपरेशन, अगर आप बिजनेस प्लान लेके जाते हैं तो फिर डे टू डे ऑपरेशन में गाइडेंस आपको मिलेगा। हेल्प्स इन मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बोलता है मदद हो जाता है मार्केटिंग करने में भी। अगर बिजनेस प्लान बना हुआ है तो मार्केटिंग करने में भी मददगार हो जाता है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें भी मददगार हो जाता है। इंप्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स मतलब मैन पावर कहाँ से आएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसमें भी मददगार हो जाता है। सेट्स मेजरेबल गोल्स एंड परफॉर्मेंस चेक, हम यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस इसका क्या है, और मेजरेबल गोल को सेट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर लंबे समय के लिए ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस प्लान बनाना ही होगा, बिना बिजनेस प्लान का लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। भाई सोशल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ऐसे लोग जो समाज में कोई बहुत बड़ा काम कर जाते हैं उसको सोशल इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब आपको देखना होगा कि समाज में बहुत बड़े काम करने वाले व्यक्ति कौन हैं, जिन्होंने सामाजिक
तौर पर बहुत बड़ा काम किया, उसको बोलते हैं सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक होता है टेक्नोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया किया है। एक होता है एडुपेन्योरशिप, हम लोग जैसे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में जो नया करने वाले हैं उसको एडुपेन्योरशिप बोलते हैं। टेक्निकल से क्षेत्र में जो नया करने वाला है उसको टेक्नोपेन्योरशिप बोलते हैं। और सोसाइटी के क्षेत्र में यानी समाज के क्षेत्र में कुछ नया करने, जैसे स्वच्छता को लेकर किसी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया, जैसे भूदान आंदोलन आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जिनके नाम पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन करके समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन लोगों को भूमि जो है गरीब राजाओं से भूमि दान में मांग के, और उन लोगों को भूमि दे देते थे फ्री में कि लो तुम जमीन लो। इसलिए वो फेमस हुए, इसलिए उनके नाम पर आज यूनिवर्सिटी बनी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। भूदान आंदोलन, तो ये बहुत बड़ा सामाजिक चिंतन था, सामाजिक चेतना था, उनको हम सोशल इंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। जो समाज में कुछ नया कर रहे हैं, जो समाज में कुछ नया करे उसको सोशल इंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। देखिए कौन कौन है इसका एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे लिखा है। जो व्यक्ति अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज दे रहा है बहुत सस्ते रेट में, यानी सोसाइटी को बहुत सस्ते रेट में अगर हेल्थ सर्विसेज दे रहा है तो वो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट सस्ते रेट में क्लीन एनर्जी दे रहा है, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है। लो कॉस्ट में आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म दे रहा है तो वो भी जो है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। वीमेन इंपावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है तो वो भी सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। और वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट कर रहा है तो वो भी सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, जो समाज को फायदा पहुंचा रहा है। यानी वैसे उसका हर काम अगर समाज को फायदा पहुंचाने वाला है, जैसे सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, सोशल इंटरप्रेन्योर वो है जो सामाजिक समस्या को सॉल्व करता है, जैसे एजुकेशन की समस्या, हेल्थ की समस्या, पॉवर्टी की समस्या, एम्प्लॉयमेंट की, इन्वायरमेंट की समस्या, ये सारी समस्या को जो सॉल्व करता है उसको बोलते हैं सोशल इंटरप्रेन्योर। जिसका फोकस होता है सोशल वैल्यूज पर, उसका फोकस किस पर होता है, सोशल, पैसा पर नहीं, पैसा पर नहीं होता है, सोशल वैल्यूज पे, समाज का कल्याण हो, पैसा बाद में, पैसा तो थोड़ा थोड़ा लेगा ही लेगा, लेकिन समाज के कल्याण के, तो वित्तीय लाभ से ज्यादा उसका जो ध्यान होता है वो सामाजिक मूल्यों पर होता है। और यूज इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच, यानी वो समाज का फायदा पहुंचाने के लिए कुछ नया करता है, कुछ नया टेक्नोलॉजी का यूज करता है समाज को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उसे हम सोशल इंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सोशल इंटरप्रेन्योर्स। बोलता है हाउ सोशल इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, सोशल इंटरप्रेन्योर सोसाइटी पर कैसे इंपैक्ट डालता है। तो पहला है सॉल्व करता है सोशल प्रॉब्लम को, तो सामाजिक समस्या को सॉल्व करेगा, लोग उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी वो हर चीज को डेवलप करता है, हर क्षेत्र को डेवलप करता है, वैसे लोगों को टच करता है जिसको कोई नहीं देखा है, कोई समाज का अंग उसको अगर उसको नहीं देखा है तो उस चीज को टच करता है। तीसरा है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। इनकरेज इनोवेशन, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता है, इनकरेज करता है इनोवेशन को। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का जीवन स्तर इंप्रूव कर देता है, सुधार कर देता है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को क्या करता है, सुरक्षित करता है। और रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के बर्डन को। ऐसा काम है एक सोशल इंटरप्रेन्योर्स को। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। चलते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी के अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस एंड इट्स रिजोल्यूशन। बताइए, फैमिली बिजनेस आप जानते हैं, जैसे अंबानी फैमिली है, रिलायंस फैमिली है, टाटा फैमिली है, जिंदल है, मित्तल है, ये सारे जो फैमिली बिजनेस हैं, इनका समस्या क्या है, इसमें क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कैसे इसको रिजोल्व कर लेते हैं। तो रीजन देखिए फैमिली बिजनेस का, रीजंस में यहाँ एरिया होना चाहिए, जबकि यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया, लेकिन चलो ठीक है। रीजन का मतलब क्या, रीजन है, कारण क्या है, यहाँ पे वो कारण नहीं, यहाँ पे रीजन का स्पेलिंग हो गया क्षेत्र, एरिया, ये रीजन हो गया। ठीक है, उसका रीजन का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन वही कारण ही पूछा आपसे, तो आपसे कारण पूछेगा कि क्या कारण है, और आंसर भी वही है, कारण का ही आंसर है। क्या कारण है कि फैमिली बिजनेस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कैसे इसे हम ठीक करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि फैमिली बिजनेस में विवाद के क्या कारण है और कैसे इस विवाद को ठीक किया जाता है। फैमिली बिजनेस ज्यादातर विवाद के भेंट चढ़ जाता है, तो उसके सबसे पहला विवाद होता है ऑनरशिप और कंट्रोल का, कि हम मालिक तो हम मालिक। जैसे रिलायंस में देखिए लड़ाई हुआ, दोनों भाई में फिर बंटवारा हो गया कि तुम कुछ बिजनेस तुम संभालो, कुछ बिजनेस तुम संभालो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लड़ाई होता है कि मेरा रोल क्या होगा, हम क्या करेंगे बताओ, तुम ही खाली सीईओ बनेगा, तुम ही डायरेक्टर बनेगा, हम क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सीईओ बनने से, मैनेजर बनने से, ज्यादातर टॉप लेवल कि हम सीईओ बनेंगे, तो बोलता है कि हम सर एक एक ना सीईओ रहेगा तो हम बनेंगे, तो हम बनेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाता है फैमिली बिजनेस में। सक्सेसर मतलब इस खानदान का अगला वारिस कौन होगा, उसको लेकर लड़ाई हो जाता है। बोलता है बड़ा बेटा को अधिकार मिलना चाहिए, छोटा बेटा अलगे नौटंकी कर रहा है कि ना हमको मिलना चाहिए, तो यहाँ भी लड़ाई हो जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, पैसे को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वर्क फैमिली बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई आदमी खूब काम कर रहा है, कोई आदमी मस्त जिंदगी जी रहा है, उसको लेके भी फैमिली में विवाद होता है। वैल्यू एंड विजन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये सब विवाद फैमिली बिजनेस में होगा ही होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एकदम क्लियर कट सब लोगों का रोल फिक्स कर दिएगा, आपको ये करना है करना है करना है।
आप अगर नहीं करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल, जहां जिस फैमिली में क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है उसके यहाँ फैमिली विवाद होगा ही नहीं। जिस फैमिली में, ये खाली बिजनेस को लेके नहीं, ऐसे भी विवाद नहीं होगा अगर ये क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दीजिएगा तो। किसी फैमिली बिजनेस का प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, यानी हर व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार है तो विवाद नहीं होगा। कम्युनिकेशन एंड रेगुलर मीटिंग, अगर फैमिली के साथ आप लगातार बातचीत कर रहे हैं और रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं तो विवाद नहीं होगा। हर दिन बैठिए शाम में, और जो जो बात है उसको एक टेबल पर, मान लो पिताजी है तो बैठे, दोनों बेटा को बैठा है और बोलेगे एक टेबल पर बात होगा, क्या दिक्कत है बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं चल रहा, दोनों एकदम सामने बात करके सॉल्व कर लिया। है विवाद तो होता है लेकिन सॉल्व कर लिया बैठा के, लेकिन होता क्या है, यही चीज हमारे घर में नहीं होता, जिसके कारण हमारे घर में भी समस्याएं आने लगती है। आगे क्या है, सक्सेशन प्लानिंग, आगे का प्लान तैयार कीजिए। दोनों लोग या दो भाई है, चार बेटा है, तो चारों बेटा को कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए प्लान तैयार कीजिए। बहुत सारे फैमिली बिजनेस है जहाँ कोई विवाद नहीं हुआ, जो पता चला तीन को बिजनेस है, चार को बेटा है, तो तीन को तीन बिजनेस दे दिया, और चौथा जो बेटा है उसको नया बिजनेस ओपन करके तीनों भाई दिया कि हम तीनों पैसा देते हैं, तुम इस बिजनेस को ग्रो करो, और वो बिजनेस में लग गया, सब अपना अपना बिजनेस में फैल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ पे ऑडिट करने और एडवाइजरी बोर्ड स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर मान लीजिए हम बड़ा बेटा चला रहा है, तीन को बेटा नीचे है और हमारे अंडर में ऑडिट वाला है, तो हम उसको उल्टा पल्टा करके गड़बड़ा सकते हैं, तो खाता भाई गड़बड़ ना हो। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट बनने चाहिए, यानी फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट होगा कि ऐसे ऐसे होगा तो ये सारी संपत्ति इन लोगों में ऐसे ऐसे बटेगी, मानी पूरा उसका हायरार्की फिक्स होता है कि किस किस में संपत्ति बटेगी। और इमोशनल सेपरेशन, बहुत सारा पारिवारिक मुद्दा है जिसको बिजनेस से अलग रखना चाहिए, बिजनेस का प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम अलग अलग होगा, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, नहीं तो फैमिली बिजनेस में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स। इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स के क्या नेचर है उसको आपको डिस्कस करने बोल रहा है। तो एक इंटरनेशनल, और बोलता है कि ये हमारे घरेलू इंटरप्रेन्योर से कैसे अलग है, इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर और हमारे घरेलू इंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। तो देख ले, इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर नाम से ही आप बता दोगे कि ऐसा इंटरप्रेन्योर जो भारत के सीमा के बाहर है, यानी भारत के बाहर जो इंटरप्रेन्योर है उसको हम इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक खोल दिया, एलोन मस्क है, टेस्ला खोल दिया, तो ये इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। तो भारत के बाहर देखिए लिखा है, इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर वह उद्यमिता है जिसमें व्यवसायिक गतिविधियां देश की सीमाओं के बाहर जाके करना होता है। यानी जो भी व्यक्ति, एलन मस्क हो गया, भारत का भी अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर भी बिजनेस चला रहा है और दुनिया में बिजनेस चला रहा है तो वो भी इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स होगा। तो भैया जो इंटरप्रेन्योर एक देश में धंधा शुरू करके दुनिया के बहुत सारे देशों में चलाता है वो सारे इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। वे सारे क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स। इसका की फीचर क्या है, तो भैया क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, सीमा पार अपना बिजनेस चलाता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की सीकिंग, पूरे दुनिया का अवसर को पकड़ता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, हर जगह पे अलग अलग कल्चर है, भारत का अलग कल्चर है, चाइना का अलग है, जापान का अलग है, तो उसमें भी इसकी विभिन्नता रहती है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वो भी इसको चैलेंजेज आता है। इंटरनेशनल रिस्क और कंपटीशन भी इनको झेलना पड़ता है। इनोवेशन और एडेप्टेशन, यानी ये अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा इनोवेट करते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर चलाना है तो इनोवेशन और एडेप्टेशन पर ज़्यादा फोकस होता है। लीगल रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस, हर जगह का कानूनी जो प्रावधान है वो अलग अलग है। जैसे भारत के अंदर बिजनेस चलाने का अलग नियम है, चाइना में अलग है, जापान में अलग है, अमेरिका में अलग है, तो उसका भी सामना करना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ऊपर ये लोग ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि दुनिया में टिकना है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से टक्कर लेना होगा, तो टेक्नोलॉजी आपका अच्छा होना चाहिए। अब अंतर लिखा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है, तो मीनिंग तो बोला बिजनेस एक्टिविटी सिंगल कंट्री में चलता है और इंटरनेशनल का बहुत सारे कंट्री में चलता है। मार्केट स्कोप इसका छोटा होता है, लोकल होता है, इसका इंटरनेशनल होता है, ग्लोबल होता है। कस्टमर इसके पास एक ही कल्चर के कस्टमर होते हैं भारत के अंदर, एक तो एक है, ये डिफरेंट कल्चर होते हैं। रिस्क लेवल इसका कम होता है, उसका ज़्यादा होता है। कंपटीशन, इसको लोकल कॉम्पिटिटर से टेंशन लेना ना, टक्कर लेना होता है, उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटर से टक्कर लेना होता है। लीगल रूल्स, इसको एक ही देश का रूल्स फॉलो करना होता है, इसको बहुत सारे देश का रूल फॉलो करना होता है। रिसोर्सेज, इसके पास एक ही कंट्री का रिसोर्स होता है, उसके पास बहुत सारे कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिकेशन नीड, इसको सिंपल कम्युनिकेशन नीड चाहिए, उसको बहुत हाई लेवल का कम्युनिकेशन नीड चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बोलता है फैमिली बिजनेस और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अहमियत पर बात करें, यानी बताइए कि फैमिली बिजनेस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे आगे ग्रो कर रहा है। यानी भारत के अंदर क्या फैमिली बिजनेस होना चाहिए, और फैमिली बिजनेस अगर है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ग्रो कर रहा है ये पूछ रहा है। तो फैमिली बिजनेस, सबसे पहले फैमिली बिजनेस क्या होता है बताने की जरूरत है क्या। खानदानी बिजनेस तो आप जानते हो ना, अंबानी अडानी सब तो यही कर रहा है, तो क्या क्या है तो देख लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या दे रहा है बिजनेस पर, तो यहाँ पे पढ़िए,
सबसे पहले फैमिली बिजनेस का इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है। तो सबसे पहला रोजगार उत्पन्न कर रहा है। भारत के अंदर जितने फैमिली बिजनेस है वो रोजगार उत्पन्न कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करा रहा है हम लोगों को, नवाचार और तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जीडीपी और राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है, और जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। यानी एक फैमिली बिजनेस हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के आर्थिक विकास के लिए फैमिली बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो की पॉइंट पढ़िए। की पॉइंट में सब कुछ मिलेगा, यही पढ़ना है बस, कहानी नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर रहा है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फैमिली बिजनेस जो है देश को क्या कर रहा है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कर रहा है, गरीबी और बेरोजगारी कम कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ढांचागत विकास कर रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर रहा है, और सामाजिक कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। इसका मतलब भारत के अंदर पूछा जा रहा है कि क्या फैमिली बिजनेस की आवश्यकता है, तो यस, फैमिली बिजनेस भारत को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही सोचिए ना कि रिलायंस, जिंदल, मित्तल ये सब नहीं होता तो क्या होता, ना फ्रिज चला पाते, ना कूलर चला पाते, ना मिक्सर चला पाते, कुछ नहीं चला पाते। विदेश की कितनी कंपनियां, ये सब कंपनी है जो आपके जीवन स्तर को बढ़ा रहा है, ये सब कंपनी जो आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। आप जो अभी स्मार्ट बन रहे हैं और हम जो स्मार्ट बन रहे हैं वो सब जियो के कारण बन रहे हैं। अगर जियो ही नहीं होता, एयरटेल नहीं होता, तो फिर क्या करते बताइए। भारतीय एयरटेल ना हो और मुकेश अंबानी का अंबानी जियो ना हो तो फिर क्या चलेगा फिर। इसीलिए फैमिली बिजनेस भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में, भारत में रोजगार जो है उपलब्ध कराने में, गरीबी दूर करने में, शिक्षा स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसलिए भारत में फैमिली बिजनेस जरूरी है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ सोशल इंटरप्रेन्योर। अभी हम लोग बात कर चुके हैं, तो सोशल इंटरप्रेन्योर का अलग अलग बोल रहा है कि क्या क्या फीचर्स है। तो देख लो, टाइप्स ऑफ सोशल इंटरप्रेन्योर। तो पहला है नॉन प्रॉफिट सोशल इंटरप्रेन्योर, ऐसे सामाजिक उद्यमी जो बिल्कुल फ्री में, यानी प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए काम करते हैं, उनका काम ही कि फ्री में सर्विस देना, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। जो एनजीओ है, एजुकेशन पर काम करता है, हेल्थ पर काम करता है, एनवायरमेंट, तो पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। कुछ हमारे पास कुछ सोशल इंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो एकदम नॉन प्रॉफिट होते हैं, जरा सा भी प्रॉफिट नहीं लेता, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट तो लेना पड़ेगा, कम लेंगे, सस्ता पढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉफिट तो लेना पड़ेगा। तीसरा हाइब्रिड सोशल इंटरप्रेन्योर है, मतलब दोनों है, कुछ पैसा ले रहा है, कुछ जगह नहीं ले रहा है। तो तीन तरह के इंटरप्रेन्योर्स होंगे। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इंटरप्रेन्योर होता है, जो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला मंडल जिसको आप बोलते हो वो। फिर सोशल इनोवेशन वेंचर्स होता है, जो लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइसेस दे रहा है, सबसे सस्ता सोलर लैंप दे रहा है, ई लर्निंग सुविधा दे रहा है, जैसे कोई मोबाइल बना दिया, ई लर्निंग सस्ता दे रहा है, तो वो आता है सोशल इनोवेशन इंटरप्रेन्योर्स। और उसके बाद आता है एनवायरमेंटल सोशल इंटरप्रेन्योर्स। एनवायरमेंटल सोशल इंटरप्रेन्योर्स वैसे इंटरप्रेन्योर्स होंगे, एनवायरमेंटल सोशल इंटरप्रेन्योर्स वैसे इंटरप्रेन्योर्स होंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ रिसाइकलिंग कर रहा है, मतलब कचरे को रिसाइकल करके फिर से मैनेजमेंट कर रहा है। अच्छे ऊर्जा, अभी के समय में कचरा प्रबंधन कर रहा है। सोलर प्लेट दे रहा है ताकि सोलर के जरिए लोगों के घर में बिजली आए, 24/7, 24 घंटे 7 दिन उन तक के तक बिजली पहुंचे, इसलिए काम कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? अब वो लोग यहीं तक हम लोग अभी पढ़ेंगे, चूंकि देखिए ये ना अरेंज करने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है, तो अरेंज किया हुआ है नहीं, इसको अरेंज करेंगे तो अब हम लोग अगले साल इसको पढ़ाएंगे। अभी तक आप लोग को ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टार्टअप इंडिया ये सब बहुत बार पूछा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो पूछेगा, पूछने का चांस है। तो अभी कम समय है, इसलिए हम लोग आज यहीं तक बताते रहे, और अगले जो हम लोगों का अगला जो मेजर पेपर है उसकी तैयारी हम कर दे रहे हैं, ताकि उसको हम अच्छे से पढ़ा सके। उसको सजाना पड़ता है, पूरा टाइप करना पड़ता है, तो कल समय लग गया था इसलिए नहीं दे पाए, माफ़ी चाहते हैं। अभी आप देखिए एकदम 2-3 घंटा रगड़ के देखिएगा तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।